पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। इस शहर में हमेशा किसी न किसी का कब्ज़ा रहा है, कभी गैंगस्टर्स का, कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कभी एजेंसीज़ का। यहाँ फैसले कोर्ट में नहीं गलियों में होते थे। जिसके पास हथियार था बात उसी की चलती थी। सबसे ज़्यादा पावर उन लोगों के पास रहा है जो लॉस को फॉलो करने के बजाय उसे तोड़ते हैं। और आज भी कुछ नहीं बदला, ये शहर उसी तरह चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इसे चलाता कौन है। लियारी कराची का सबसे पुराना एरिया। कभी ये जगह बॉक्सिंग, फुटबॉल, स्पोर्ट्स कल्चर के लिए मशहूर थी। लेकिन फिर क्राइम ने इस शहर के कल्चर को तबाह कर दिया। ये वो वक्त था जब इस शहर का हर एरिया किसी न किसी के कंट्रोल में था। लियारी का अपना सिस्टम था। इसी तरह मलीर, कोरंगी, चौरंगी, हर जगह का अपना बॉस होता था। कराची का क्राइम रैंडमली स्टार्ट नहीं हुआ था। इसकी बुनियाद रखने वाले लोगों में से एक था रहमान डकैत। नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। लियारी का रहने वाला, लेकिन उसका नाम पूरे शहर में चलता था। क्राइम उसके खून में था। उसका बाप और उसका चाचू 1960s से ड्रग्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। अपने बाप को देखकर रहमान भी बहुत यंग एज में बुरे कामों में इन्वॉल्व होने लगा। उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में किसी को चाकू मार दिया था। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसने अपनी माँ का भी कत्ल किया, क्योंकि उसका ताल्लुक किसी राइवल गैंग के मेंबर के साथ था। और रहमान का असली राइज हुआ 2001 के बाद, जब इसने पीपल्स अमन कमेटी बनाई, जहाँ ड्रग्स, वेपन्स, बत्ताखोरी, इन सब चीज़ों का काला धंधा किया जाता था। लियारी के कुछ लोग इसे हीरो भी मानते थे, क्योंकि अक्सर वो लोकल लोगों के काम भी करता था। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक गैंगस्टर था, जिसका इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ एक और आदमी था जिसका नाम था फैज़ू मामा, जो कि रहमान डकैत का बहुत दूर का रिश्तेदार था। वो एक बस अड्डा स्टॉप पे काम करता था एज अ टाइम कीपर। वो हर आने जाने वाली बसेस के टाइम को नोट करता था। कई साल ये काम करता रहा। कुछ टाइम के बाद ये इसी अड्डे का बना मैनेजर। और कुछ साल मज़ीद काम करने के बाद इसने अपना एक ट्रक भी ले लिया और ख़ुद अपने नाम से ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस भी स्टार्ट कर लिया, फैज़ू मामा बलोच के नाम से। अब ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस का भी एक रूल था, जहां आपको हर पुलिस, बदमाश और तबकी गैंग के सरबराहों को भत्ता देना पड़ता था। और तब लियारी गैंग का सरबराह था रहमान डकैत। और फैज़ू मामा हर महीने रहमान डकैत को 15,000 रुपये दिया करता था। और जैसे जैसे बिज़नेस ग्रो होता गया, 15,000 से अमाउंट 50,000 तक पहुंच गया। जो भी अपने बिज़नेस में से इन गैंग को भत्ता देता था, तो ये गैंग हर मुश्किल वक्त में इनका साथ देती थी। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे रहमान डकैत का इन्फ्लुएंस कम होने लगा। और ये समझ ले, ये वक्त रहमान डकैत का डाउनफॉल होने वाला था। और उसी वक्त नई नई गैंग्स जन्म ले रही थी। और उन्हीं गैंग्स में से एक आदमी था अरशद पप्पू। और अरशद पप्पू भी अपना रौब जमाना चाहता था। जब उसे पता चला कि रहमान डकैत लोगों से भत्ता वसूल करता है मंथली बेस पे, और उसने भी ये करने का सोचा। और फैज़ू मामा को कॉल की कि आज के बाद तुम भत्ता रहमान डकैत को नहीं बल्कि मुझे दोगे। फैज़ू मामा ने अरशद पप्पू की इस बात को इग्नोर किया और साफ साफ इनकार कर दिया। और इसी बात ने अरशद पप्पू को भड़का दिया। और इसी ना की वजह से अरशद पप्पू ने फैज़ू मामा को कत्ल करने की प्लानिंग की, ताकि वो लोगों पर अपना रौब जमा सके कि जो भी मुझे भत्ता देने से इनकार करेगा, उसका हाल वही होगा जो फैज़ू मामा के साथ होने वाला है। कुछ महीने गुजरे। अरशद पप्पू ने फैज़ू मामा को किडनैप किया और उसका कत्ल कर दिया। और सरेआम इस कत्ल की जिम्मेदारी भी ली कि फैज़ू मामा को हमने मारा है, क्योंकि इसने हमें भत्ता देने से इनकार किया था। वहीं पे दूसरी तरफ 9 अगस्त 2009 में रहमान डकैत का पुलिस इनकाउंटर में मौत हो जाती है। रहमान तो इस दुनिया से चला गया था, लेकिन उसकी कुर्सी अब भी खाली नहीं रही। उस कुर्सी पर बैठने वाला बंदा था उज़ैर बलोच। फैज़ू मामा का बेटा था,
जिसके सर पर पहले ही अपने बाप के खून का बदला सवार था। अब ये गैंग वॉर बहुत आगे निकलने वाला था। हर गली, हर बिल्डिंग, हर बिजनेस, सब कुछ उज़ैर की परमिशन से चलता था। हर काम के लिए एक बंदा था। कोई पैसे कलेक्ट करता था, कोई फायरिंग स्क्वाड चलाता था और कोई पुलिस के साथ सेटिंग करता था। और सबसे डेंजरस चीज़, उज़ैर पॉलिटिक्स में लिंक था। पीपल्स पार्टी के लोग इसे सपोर्ट करते थे। उस दौर में इलेक्शन भी उसकी मर्जी से होते थे। उज़ैर के अगेंस्ट 200 से ज़्यादा केस थे। बंदे उठाना, जिंदा जला देना और दुश्मनों को सरेआम गोली मार देना, ये सब उसके लिए बहुत आम बात थी। और इसके बावजूद भी वो बहुत आराम से घूमता था। उज़ैर का टेरर इतना बढ़ चुका था कि लोग इसका नाम लेने से भी डरते थे। लियारी उसका किंगडम बन चुका था और उस किंगडम पे रूल करने वाला बंदा था उज़ैर बलोच। अब बारी थी अरशद पप्पू से अपने बाप का बदला लेने की। उज़ैर ने कुछ पुलिस वालों के साथ सेटिंग की, उनको पैसा दिया और अरशद पप्पू को मारने का मंसूबा बनाया। इसमें पुलिस का भी एक तरह से फ़ायदा था, क्योंकि अरशद पप्पू के अगेंस्ट ऑलरेडी 200 से ज़्यादा केसेस हो चुके थे और वो भी यही चाहते थे कि उसे पकड़ के मार दिया जाए। पुलिस और उज़ैर मिलकर अरशद पप्पू को अरेस्ट करती और पुलिस अरशद पप्पू को उज़ैर के हवाले कर देती ताकि वो अपने बाप का बदला ले सके। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। उज़ैर ने जिस तरह से अपने बाप का बदला लिया वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक था। उज़ैर ने अरशद पप्पू को लियारी की गलियों में मारा, क्योंकि इसने सब लोगों का जीना हराम किया हुआ था। जब लोगों ने देखा कि अरशद का आखिरी वक्त है तो सब लोग इस पर टूट पड़े और उसे मारने लगे। उज़ैर ने उसके कान काटे, फिर उसका सर उसके जिस्म से अलग किया और उसके दर्द से फुटबॉल खेला। कैन यू इमेजिन कोई किसी को इतना ब्रूटली मार सकता है? ये इतना ब्रूटल है कि मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये हकीकत है। और दूसरी तरफ कराची के बहुत से इलाकों में MQM का भी कब्जा था। MQM नाम का मतलब था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। इस पार्टी का फाउंडर था अल्ताफ़ हुसैन, जो कि लंदन से इस पार्टी को कंट्रोल करता था। स्टार्टिंग में तो लोगों ने इसे सपोर्ट किया, लेकिन कुछ सालों में MQM में भी गलत काम होने लगे। यहाँ लोगों को धमकाया जाता था, ज़बरदस्ती हफ्ता वसूल किया जाता था और टारगेट किलिंग्स होती थी और गन्स के ज़रिए वोट लिया जाता था। जिसने मना किया उसे मार दिया जाता था। पुलिस, पॉलिटिकल पार्टीज़ और गैंगस्टर्स तीनों एक ही टेबल पर थे। शहर में बत्ता लेना, बंदे उठवाना और फायरिंग करना, ये सब कुछ आम हो गया था। हर गैंग के पीछे कोई पावरफुल बंदा होता था या फिर कोई पॉलिटिकल पावर, और इन सब के बीच आम लोग पिस रहे थे। अब कराची में क्राइम हद से ज़्यादा बढ़ गया था। लियारी में उज़ैर बलोच का सीन चल रहा था और सिटी के सेंट्रल एरिया में MQM। सिटी पे प्रेशर बढ़ गया, मीडिया, पब्लिक, हर कोई आवाज़ उठाने लगी। फिर 2013 में रेंजर्स को फुल पावर दी गई कि इन लोगों को पकड़ा जाए और क्राइम को कम किया जाए। फिर कराची ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। ये ऑपरेशन कोई एक दिन का नहीं था। पहले छोटी रेड्स हुई, टारगेट किलर्स और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ा गया और फिर धीरे धीरे बड़ा सर्कल बनाया गया। लियारी में रेड्स बढ़ चुके थे और उज़ैर बलोच को भी दुबई से अरेस्ट करके पाकिस्तान लाया गया, क्योंकि वो बंदा दुबई से यहाँ पे क्राइम करवा रहा था और उसके अगेंस्ट 200 से ज़्यादा केस थे। उस तक पहुँचने के लिए पूरे के पूरे नेटवर्क को तोड़ा गया और दूसरी तरफ MQM के ऑफिसेस पर रेड हुई। पहले वर्कर्स को उठाया गया और फिर जगह को बंद कर दिया गया। आखिर में उनका मेन अड्डा 90 को बंद कर दिया गया। मीडिया में CCTV फुटेजेस सामने आई, इलीगल वेपन्स रिकवर हुए और बहुत से लोगों ने पहली बार MQM का असली फेस देखा। इस ऑपरेशन के बाद कराची का क्राइम रेट थोड़ा नीचे आ गया, टारगेट किलिंग्स और बत्ता लेना कम हो गया। लेकिन एक सवाल यहाँ रह गया, क्या ये रियल क्लीनअप था? वहाँ के डॉन तो चले गए, लेकिन वहाँ का सिस्टम अब भी वही था। पहले पैसा गन्स और बत्ते के ज़रिए उठाया जाता था, लेकिन अब फाइल्स और अप्रूवल्स के ज़रिए उठाया जाता है। अब गन की जगह पेन चलता है। आज का कराची पहले जैसा नहीं रहा। क्राइम रेट उस तरह का नहीं है जिस तरह पहले हुआ करता था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब गैंगस्टर फटे पुराने कपड़ों में नहीं, सूट्स और लग्जरी कार्स में घूमते हैं।
अब क्राइम गलियों में नहीं, ऑफिसेस के अंदर होता है, डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए। अब हर जगह नए माफियाज आ गए हैं जिन्होंने शहर संभाला हुआ है। वाटर टैंकर माफियाज, लैंड ग्रैबिंग माफियाज और रियल इस्टेट के बिग प्लेयर्स। अब ये मीडिया भी कुछ माफियाज का हिस्सा है जो कि पैसा लेके अपना मुंह बंद कर देती है। अब सब कुछ लीगल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से सिस्टम अब भी वैसा ही है, बिकाऊ। और इन सब में पिस रहा है कराची का एक आम बंदा जो कि सिर्फ लाइफ में एक सुकून और एक अच्छी लाइफ चाहता है। कराची को पुलिस नहीं चलाती और ना ही पॉलिटिकल पार्टी, कराची को चलाता है पावर का प्रेशर। कभी वो गन के ज़रिए होता है, कभी वोट और कभी